अच्छा, हसन ख्वाजा आसिफ ने बयान तो दे दिया, हो सकता है मुश्किलात जो है पाकिस्तान के लिए पैदा हो, लेकिन हैं तो ये पाकिस्तानी, लेकिन जुबान जो है वो दुश्मन की क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, जुबान गैरों की इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको नीलम याद होगा, हमारे नाज़रीन को याद होगा, अभी चंद दिन पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक जिक्र किया था, और जिक्र ये किया था कि हमें अपने घर को साफ करने की ज़रूरत है। यानी ये वो बयान उन्होंने दिया जिस पर चौधरी निसार ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कि आपने दुश्मन के इरादे और उनके ख्याल को तक़वियत देते हुए आपने तस्लीम कर लिया कि जी हमें ज़रूरत है, जबकि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि डूम और अब करने की दुनिया की बारी है। और अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्लीम कर लिया इस बात को कि जनाब हमारे पास बोझ हैं, आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, भारत जो कहता है ठीक कहता है, अमेरिका जो कहता है ठीक कहता है। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। वो कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, इससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब, इससे पहले डॉन लीग्स, उससे पहले रोग आर्मी, ये क्या मामला क्या है? क्या वजह है कि हम पाकिस्तानी होकर अपने मौक़िफ़ की तायीद की बजाय हम दुश्मन के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? ये सवाल तो आपको नहीं करना चाहिए, खासतौर पर उस पस मंजर के बाद जिस पस मंजर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाक फौज के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर चुकी है। जो भी कोई बात होती है उसका एक माजी होता है, एक पस मंजर होता है। बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ की नहीं है जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाक फौज के खिलाफ वो मुगल्लिजात बकी थी जो शायद नरेंद्र मोदी भी ना बक सके, वो जिस शख्स ने कही है उसके अंदर का गुस्सा, उसका वनम, उसका जहर जो पार्लियामेंट में ही उगल चुका है। उससे पहले डॉन लीग्स का वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगा दिया, जिसका मकसद सिर्फ पाक फौज और ISI को दुनिया के आगे दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना था। फिर इस वक्त जब नवाज शरीफ, जो इस वक्त समझता ये है कि उसको पाकिस्तान आर्मी और ISI ने निकलवाया है, उसके मुताबिक जजों में तो इतनी ताकत है नहीं, यकीनन कोई खुफिया हाथ होंगे, ना नजर आने वाली ताकतें होंगी जो उनकी बेटी के अल्फाज हैं। लिहाजा इस वक्त नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, हुसैन हक्कानी और जरदारी, ये एक सफ़े पर है, एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है। तो इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर खुलकर कहते हैं कि वो अभी तक हमारा वजीर आजम है, यानी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की ठोकर पे, और सुप्रीम कोर्ट हस्बे मामूल खामोश है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अभी जो खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी हमने एक बड़ा प्लान डिस्कस किया था और बड़े अपने मुसद्दका जराए से और खबर हमने दी थी अपने नाजरीन को कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है काबुल और दिल्ली की तरफ से कि यक्के बाद दीगरे कोई ऐसे वाकयात करवाए जाएं या कोई इतना बड़ा वाकया कर, जनरल उधर मौजूद थे एयरपोर्ट पर, उन पर रॉकेटों से हमला किया गया, खुदा न खास्ता कल उनमें से किसी एक की जान चली जाती तो कितना बड़ा आज प्रेशर पाकिस्तान पर होना था। देखिए हसन, अभी IB की रिपोर्ट आई है कि 37 PMLN के MNAs और पार्लियामेंटेरियंस के बराह रास्त दहशतगर्दों से रवाबित हैं। और जब पाकिस्तान की हुकूमत ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, दहशतगर्दों से रवाबित हो, फिर रिपोर्ट आई कि IB के एक अफसर ने हाई कोर्ट में जाके एक दरखास्त दी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ काम कर रहा है। और ये इतनी खतरनाक हियरिंग थी कि हाई कोर्ट के जज ने सारे वकला को और बाकी केसेस को बाहर निकाल दिया कि ये बातें कहीं आम ना हो जाएं। अभी तो उस पर हियरिंग होना बाकी है, केस हाई कोर्ट में जा चुका है। जब आप ये देख रहे हो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान का वजीर दाखिला, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, हालिया वजीर आजम, ये सब मिलकर पाक फौज के खिलाफ हो, तो फिर एबटाबाद जैसे हमले भी करवाएंगे, ये मुल्क में दहशतगर्दी भी करवाएंगे, ये साबित करेंगे कि मेरी बात सुनिएगा ज़ैद हामिद साहब, हमें थोड़ा सा इस बात पे मतलब कुछ ज्यादा एग्रेसिव हम बात नहीं कर रहे कि इतना बराह रास्त वो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल दे, तो हमें थोड़ा सा इस मामले पे क्या तस्लीम नहीं करना चाहिए कि हम सबको एक सफों पे ना डालें? देखिए, मुझे बताइए ना कि इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत किसके पास है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होता है, कलभूषण का नाम नहीं लेता, कहता है अगली तकरीर में ले लेंगे, जैसे उसके नसीब में कई तकरीरें हैं। और जो बात कही कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की रिपोर्ट दाखिल कर दिया उसने ना सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर केस। खुद IB की एक रिपोर्ट है कि 37 के करीब MNAs और MNAs लगे हुए दहशतगर्दों के साथ रवाबित में मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। चले, मुझे अब थोड़ा सा हम इंडिया की बात करते हैं, हम जमात उद दावा की बात करते हैं।
आम तौर पर एक वैसे रॉकेट साइंस नहीं, एक मोटा सा कुलिया है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, लेकिन हमारे इधर दुश्मन का जो दुश्मन है, जिसे हम हाफिज सईद या जमात उद दावा के नाम से जानते हैं, आखिर उसने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है? आप उसके बारे में कैसे देखते हैं, जैसे बोझ करार दिया वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से? देखिए, ख्वाजा आसिफ ही उसको बोझ कह सकता है। बात यह है कि हाफिज सईद ने पाकिस्तान के तो किसी कानून को नहीं तोड़ा, पाकिस्तान के अंदर उसने कोई दहशतगर्दी नहीं की, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। हाँ, ये सबूत है कि वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जलजले और सैलाब ज़दगान की खिदमत करते फिरते हैं। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी है पाकिस्तान को कभी, या दुनिया में कभी नहीं दिखाई कि जमात उद दावा या हाफिज सईद कनेक्टेड है और ये इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं। बात यह है कि इंडिया की दहशतगर्दी पाकिस्तान में तो अब ग्लोबली साबित शुदा है। टीटीपी को तो मैटिस ने मान लिया, इंडिया से जाकर बात की, इंडियन अखबार ने मान लिया कि हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, ट्रम्प कार्ड है अफगानिस्तान में, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ैद आमिर साहब, आप साथ रहिएगा, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब भी मौजूद हैं, हमसे भी कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी डिबेट है कि आप अपने मौक़िफ़ की तायीद करवाते हैं बजाय इसके कि दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद की जाए। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने जो बोझ करार दिया है, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। इमरान खान साहब ने इसे कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया है। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, वो जो उनकी तकरीर है एशिया सोसाइटी की, उसकी रिकॉर्डिंग तकरीबन घंटे की है। अगर आप उसको सुनेंगे सारे को, तो उसमें ऐसी चीजें हैं जो काबिल एतराज और काबिल अफसोस हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में बैठकर इस किस्म की बातें करता है। इसमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात की भी बात है, और फिर जो हमारी यहाँ कुछ तंजीमें हैं उनके बारे में भी कुछ मनफी कमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अब तक पॉलिसी से तो कोइंसाइड नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये बातें कही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बातें अगर मुल्क के अंदर की जाएं तो अलग बात है, बाहर तो अपने लिए हमदर्दी और सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश है कि उनकी हुकूमत जो है वो तो वही पॉलिसी करना चाहती है जो अमेरिका चाहता है, हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन फिर उनकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो पॉलिसी को नहीं। लेकिन हसन अस्करी साहब, अपने आपसे जिक्र किया कि ये मुल्क के अंदर बातें होनी चाहिए और ये शायद अटेंशन सीकिंग की कोशिश कर रहे हैं बैरूनी दुनिया से, लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान क्या उसे चुकानी पड़ सकती है? हमारा राबता उनसे गालिबन मुनक़ता हो गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अभी जो उन्होंने जिक्र किया है, अभी अगेन जो हम बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि जिस तरह जमात उद दावा की हम बात करते हैं तो जो उनके अमीर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लियर करार दे दिया गया है। अमेरिका ने उनके सर की कीमत लगाई भारत के कहने पर। भारत बार बार उन्हें आलमी दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिश करता है, चाइना आड़े आ जाता है। चाइना आपका आड़े आ रहा है और आप दुनिया को बता रहे हैं। ज़ैद आमिर साहब, अभी जो ये मामला चल रहे हैं, आपने जो अभी पिक्चर दिखाई है उसके मुताबिक तो बड़े संगीन मामलात हैं। अब हल भी तो कोई ना कोई होगा इसका हल नहीं। लेकिन साहब, मुझे बड़ा रियलिस्टिक हल बताइएगा। मैं आपको रियलिस्टिक हल बता रहा हूं कि इसका हल नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है, हमारा आइन फेल हो चुका है, और आइन के अंदर ये बुरी तरह तब्दीलियां करने जा रहे हैं कि उसके बाद वो आइन नाम की कोई चीज बचेगा नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को नाफिज न करे, उसके बाद मुल्क में कोई आईनी हल बाकी नहीं बचता। सुन लीजिए बात अच्छी तरह। और जो कुछ इस वक्त तूफान बदतमीजी मुल्क में मचा हुआ है, इस पर कम से कम एक दो सुमोटो तो बनते थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या आप नोटिस लेते कि मुल्क के अंदर ये तूफान क्या मचा हुआ है? आईबी की रिपोर्ट से पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह खयानत हो रही है, जिस वजीर खजाना को आप जेल में आज होना चाहिए था, वो मुल्क का खजाना चला रहा है। जब इस तरह के मामलात हो जाएं, जिस शख्स को हथकड़ी लगनी चाहिए थी वो मुल्क चला रहा है। जब ये मामलात, हर इस वक्त मिनिस्टर के ऊपर ऐसे मुकदमात हैं कि वो सारी जिंदगी के लिए जेल में होना चाहिए।